संसद टॉपिक चल रहा था और संसद में कुछ नए बच्चे बैठे हैं तो ध्यान देना भाई सारे। भारत के संविधान में संसद जो शब्द है किससे मिलकर बना हुआ है, या फिर संसद का जो गठन है वो किससे होता है? लोकसभा से, राज्यसभा से व राष्ट्रपति से। इन तीनों से मिलकर के संसद का गठन होता है ना। और ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है कि संसद जो है, संसद का निर्माण होगा इन तीनों कंडीशन, यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर के होगा। ये बात आपको समझ आ रही है? ठीक है। संसद, आपको पता है कि संसद या विधायिका की यदि बात करें तो विधायिका का काम क्या होता है? देश के अंदर जो शासन चला रहे हैं, है ना, जो शासन चल रहा है, इसका मतलब तो विधि निर्माण करना विधायिका का काम होता है। संसद का काम क्या होता है? कोई भी कानून बनाना। अरे बात समझ में? किसी भी कानून का निर्माण करना संसद का काम है। इस कानून को लागू करने का काम होता है किसका? कार्यपालिका। कार्यपालिका विधायिका में से ही निकल के आती है, ध्यान रखना। और कार्यपालिका थोड़ा आपको व्यवहारिकता होती है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना कैसे। संसद की यदि बात करें, लोकसभा की यदि बात करें तो लोकसभा के अंदर से निकल के क्या आती है? कार्यपालिका। कार्यपालिका में लोग कौन से होते हैं? दो प्रकार के, स्थायी और अस्थायी। स्थायी तो वो होते हैं जो कि आप सभी को जैसे मालूम है कि आईएएस है कोई, है ना, सचिव है, इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो तो स्थायी होते हैं। अस्थायी कौन से होते हैं? जैसे मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गए, महान्यायवादी हो गए, ये सारे के सारे क्या है? अस्थायी है। आ रही बात समझ? तो इन लोगों से मिलकर के क्या बनती है? कार्यपालिका। कार्यपालिका सारे जितने भी जो विधि, मतलब जिस विधि का निर्माण किया गया है विधायिका द्वारा, कार्यपालिका का काम होता है उसको लागू करना। ये दो चीज समझ आ गई। अब कानून जैसे लागू हो गया, इस कानून की जांच कौन करता है? न्यायपालिका जांच करती है कि वो संविधान के अनुकूल है या नहीं है। संविधान से यदि वो मेल नहीं खा रहा तो इसका मतलब उसे क्या कर दिया जाता है? अवैध घोषित कर दिया जाता है। ये सारी जो चीजें होती है, तीनों जैसे अंगों की बात करूं, इन्हीं से क्या संचालित होता है? भारत का शासन। बात समझ पा रहे हो? और भारत के अंदर संविधान जो है वो सबसे सर्वोच्च माना जाता है। हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो हमने कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटेन से। लेकिन ब्रिटेन से हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो मेल नहीं खाती, कुछ चीजें अलग है उससे। क्या क्या अलग हो सकती है? जैसे कि वहां पे सर्वोच्च क्या है? संसद है। हमारे यहाँ पे सर्वोच्च क्या है? संविधान है। एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, जहाँ पे हम भारत की बात करते हैं, भारत में जो संसद होती है उससे जो संसद द्वारा किसी कानून का निर्माण होता है तो उसकी जांच तो न्यायपालिका करती है, जिसको हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, है ना। और ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के अंदर न्यायपालिका उसकी जांच नहीं करती। इसका मतलब वहां पे सर्वोच्च कौन हुई? संसद हुई। आपको ये चीज पता होना चाहिए। लोकसभा की बात करो तो लोकसभा अनुच्छेद 80 में, सॉरी 81 में तो लोकसभा के बारे में है। अनुच्छेद 80 के अंदर किसका दिया हुआ है? राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर कितने लोग होंगे? ये आपने देखा कि राज्यसभा में टोटल लोग कितने हैं वर्तमान में? ये आपसे पूछा जा सकता है। राज्यसभा में लोग कितने हैं टोटल? 245। वैसे अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। इसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की है। किसी बच्चे ने यदि वो पहली क्लास नहीं लगाई तो यूट्यूब पे पढ़ी है, वो पिछले जो तीनों वीडियो है आप अच्छे से लगा लेना, ताकि आपको वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। अरे बात समझ? तो 245। यदि वही बात करें लोकसभा की तो लोकसभा के अंदर टोटल सीटें कितनी है? 543। अधिकतम कितनी हो सकती है? 550 है। वैसे 552 आपकी बात सही है, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन जो है उनको हटा दिया है। इसका मतलब पिछला जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था उससे हमने 2 एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया? हटाया नहीं, वो अपने आप ही निरस्त हो गया, इसका मतलब। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है, वो केवल लोकसभा में है, राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है। लोकसभा में जो आरक्षण है वो कितना है? 84 सीट जो है वो किसके लिए है? एससी के लिए। और 47 सीट है वो किसके लिए? एसटी के लिए। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। और हमने बात की थी कल, अच्छा लोकसभा के लिए योग्यता क्या होती है? सबसे पहले वो क्या हो? भारत का नागरिक हो। लोकसभा के अंदर उसकी एज मैटर करती है, कितनी? कम से कम 25 वर्ष या फिर उससे ज्यादा भी हो। वैसे ही राज्यसभा के अंदर भी सेम ही कंडीशन है, भारत का नागरिक हो, लेकिन उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष या फिर उससे अधिक हो। लोकसभा के अंदर आपने देखा कि लोकसभा के अंदर जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है? अच्छा, चुनाव कौन करता है उनका? निर्वाचन कौन करता है? चुनाव कौन करता है लोकसभा के सदस्यों का? हम लोग करते हैं। जिनकी एज 18 प्लस हो चुकी है, इसका मतलब 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है, वो व्यक्ति लोकसभा में बैठे सदस्यों का चुनाव करता है। अभी पिछली बार चुनाव हुआ था, किसी की 18 प्लस है, इसका मतलब उसने वोट दिया भी होगा। आ रही बात समझ में?
तो वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पे होता है। हरी बात समझ। और पहले ये 21 वर्ष था, जिसको 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। कब हुआ था ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है। 21 से घटा के 18 वर्ष कब किया? 61वें संविधान संशोधन 1989 में, 89 में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से जो होता है वो कौन करता है? राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, उन्हीं के द्वारा चुनाव करवाया जाता है। हमारे यहाँ पे निर्वाचित सदस्य कितने हैं विधानसभा के? ये कॉमन नॉलेज है, होना चाहिए आप सभी को कि राज्यसभा के अंदर, हमारे यहाँ विधानसभा की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ राजस्थान की विधानसभा में कितने लोग हैं टोटल? विधानसभा में कितनी सीट है टोटल? 200 सीट है। वो 200 लोग चुनाव किसका करेंगे? जो राज्यसभा में 10 लोग बैठते हैं, जो अपने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे, उन लोगों का चुनाव कौन करेंगे? हमारे द्वारा चुने गए जो 200 लोग हैं वो करेंगे। इसका मतलब प्रत्यक्ष हुआ या अप्रत्यक्ष हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ। ये बात आपको समझ आ रही? अच्छा, हम बात कर रहे थे नियोग्यता। अच्छा, लोकसभा या राज्यसभा की बात करें, उन सदस्यों की नियोग्यता का निर्धारण कौन करता है? और एक कौन से अनुच्छेद में? हाँ, अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो करता है, क्या वो स्वविवेक से करता है? अच्छा, किसी के सलाह पे करता है? कौन करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पे करता है। दोनों की कंडीशन यही है, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, तो उसके परामर्श पे राष्ट्रपति क्या करेगा? किसी भी सदस्य की नियोग्यता का निर्धारण करेगा। आगे बात समझ में? अच्छा, किसी की स्थान की रिक्तता की यदि बात करें, अनुच्छेद 101 के तहत पढ़ा था हमने, रिक्त कैसे माना जाएगा? कोई स्थान जो है वो रिक्त कैसे माना जाएगा? भाई, लोकसभा से रिक्त हो गया या राज्यसभा से रिक्त हो गया, उसकी कुछ कंडीशन थी, कैसे? अच्छा, कोई व्यक्ति जो है वो लोकसभा व राज्यसभा दोनों से एक साथ चुन लिया जाए तो क्या होगा? ये कुछ टाइम लिमिट होती है 10 दिन की। 10 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा कि अच्छा, तो 2 जगहों से अगर चुन लिया गया है तो तुझे एक जगह से ही रहना पड़ेगा। अब तू डिसाइड कर सकता है लोकसभा से या राज्यसभा से। यदि वो नहीं बताता तो इसका मतलब राज्यसभा से क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी, और लोकसभा से वो माना जाएगा सदस्य। अरे बात समझ में? एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। यदि कोई व्यक्ति संसद या राज्यों की विधानमंडल की बात करें, उन दोनों का सदस्य है, तो क्या होगा? फिर समय है 14 दिन का, है ना। तो उसके भीतर बताना पड़ेगा कि वो राज्य विधानमंडल का सदस्य रहना चाहता है या फिर संसद का। यदि नहीं बताता तो संसद की सदस्यता अपने आप ही रद्द हो जाएगी, राज्य विधानमंडल की रहेगी। अच्छा, आपको पता है कि जब कभी चुनाव होता है लोकसभा का, तो एक व्यक्ति 2 जगहों से चुनाव लड़ सकता है, 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है ज्यादा से ज्यादा। अभी आपने पता है कि जितने भी ये जितने कदावर नेता है, जैसे हम बात कर ले, जैसे मोदी की बात कर लेते हैं अपने, है ना, प्राइम मिनिस्टर की, या फिर हम बात कर लेते हैं राहुल गांधी की, इन्होंने 2-2 सीटों पे चुनाव लड़ा था, ऐसा ही था। अच्छा, 2 सीटों से एक साथ चुनाव लड़ने पे दोनों सीटों से जीत जाए तो फिर क्या दोनों सीटों पे रहेगा? वो नहीं रहता, एक ही सीट पे रहेगा। वो भी उसको उस समय निर्धारित सीमा में बताना पड़ेगा कि किसका रहना चाहता है। नहीं बताता तो दोनों से ही क्या मानी जाएगी? रिक्त मानी जाएगी उसकी जो सीट है। इसका मतलब वो वहां से उसको त्याग पत्र देना होगा। अरे बात समझ में? ये कुछ चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इसी में से आता है। थोड़ा इसकी जो प्रोसेसिंग है इसके बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अच्छा, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और राज्यसभा का? राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा तो स्थायी सदन है ना, लोकसभा का तो 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है, विघटित कर सकता है। अरे बात समझ में? लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या होता है? स्थायी सदन होता है। राज्यसभा की सीटें एकदम से खाली नहीं होती, उसमें प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या करते हैं? पद मुक्त होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका मतलब उससे ये ज्ञात होता है कि एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो ये बात समझ में? और लोकसभा में 5 वर्ष, और पहले भी हो सकता है। अच्छा, कई बार उपचुनाव करवाना होता है। उपचुनाव कैसे होता है? कोई सीट खाली है, वहां उपचुनाव करवाना पड़ेगा। इसका मतलब उपचुनाव जहां से होगा उसकी अवधि कितनी रहेगी? बचे हुए शेष समय के लिए। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चाहे 6 महीने बचे हैं, चाहे 6 महीने अगर बचे तो होता ही नहीं है उपचुनाव, ध्यान रखना। यदि कभी 6 महीने बचे हुए तो उपचुनाव नहीं होगा। यदि उससे ज्यादा समय बचा हुआ है तो उपचुनाव करवाना पड़ता है। तो उपचुनाव के बाद में यदि वो व्यक्ति जीत जाता है किसी भी सीट से, तो उसके पास उतना ही समय है जहां तक उस सदन की अवधि बची हुई है। याद रखोगे? ये टेक्निकल बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंस भी है इसकी, इसलिए नहीं कि तुम एग्जाम देने जाओगे
इसलिए कि तुम्हें भारतीय राजनीति और भारतीय संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी जितने भी चुनाव हुए उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अभी आपको पता है हरियाणा का चुनाव हुआ है ना, आप देखना वहां जाकर के, अच्छा मुख्य वहां जाकर के नहीं, ठीक है, यहाँ पे टीवी पे सारी चीजें चलती है वहां, तो कैसे उनको शपथ ग्रहण कौन करवाएगा, मुख्यमंत्री को कौन, वहां पे किस प्रकार की चीजें रहेगी, मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, ये सारी बातें आप वहां देखना। राज्यपाल की क्या भूमिका रहती है वहां पे, तो वहां जाकर के आप कुछ चीजों को देखते हो तो पता चलता है ना। राज्यसभा एक चैनल भी है, थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना उसको, उस पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आती है, तुम कभी देखते ही नहीं। चलिए आज हम बात करेंगे आगे विघटन को लेकर के। एक तरफ लोकसभा, एक तरफ राज्यसभा। लिखो ये, इनसे पता तो चलता है लोकसभा राज्यसभा क्या है। संसद नई बन चुकी है, थोड़ी जानकारी तो है क्या। आप ऐसे समझना, एक बड़ा सा हॉल है, ये बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है, एक कमरा इधर बना हुआ है, एक थोड़ा छोटा इससे बना हुआ है इधर, ऐसे समझ लेना। इस कमरे में जो लोग बैठते हैं इसको कहा जाता है क्या, लोकसभा। इधर जो लोग बैठते हैं इसको क्या कहते हैं, राज्यसभा। इतनी सी बात है। इसमें कितने लोग बैठते हैं, 500, और इसमें 245। याद रख लोगे, इससे मिलकर के क्या बनती है, ये संसद बनती है। अब 2026 के बाद में हो सकता है इनकी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी नई संसद बनी है तो उसमें सीटें बढ़ा दी, बैठने की जो सीटें हैं उसमें भी बढ़ोतरी की गई। इसका मतलब ये हो सकता है कि आगे जो संख्या है वो बढ़ सकती है, तो फिर तुम्हें अलग से याद करना पड़ेगा। अभी तो तुम्हें इतना याद करना पड़ रहा है, इससे अच्छा है 2026 से पहले पहले जॉब ले लो, है ना, बाद में कुछ याद ना करना पड़े। क्या बात समझ पा रहे हो। तो 543, 245 ये अच्छे से याद रख लेना, बाकी कोई ज़्यादा इसमें कोई अलग बात नहीं है। हेडिंग लगाओ लोकसभा। अच्छा, लोकसभा का विघटन मैंने लिखवाया नहीं आपको, लिखो जरा। लोकसभा का विघटन किया जाता है कौन से अनुच्छेद में, 85 में। लिखो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और इधर राज्यसभा का, वेरी गुड, राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता। थोड़ा ध्यान में रखना। अच्छा, अनुच्छेद 85 के तहत जो राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करता है, और भी कुछ लिखा हुआ है क्या इसमें। 85 में एक बात लिखी हुई है, सदन, अच्छा किसी सदन में सत्रावसान करना है, सत्रावसान सत्र को आहूत करना, ये सारी चीजें भी आपको पता होना चाहिए। सत्रावसान करने का मतलब क्या है, लोकसभा के अंदर कुछ प्रक्रिया होती है, जैसे किसी सत्र तो समझते हो सभी भाई, एक साथ सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा किया, वहां पहली बैठक हुई है, अब बैठक लंबी चलती है, बहुत सारी बैठक जैसे हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सत्र कहते हैं, अधिवेशन कहते हैं। अधिवेशन को बुलाने का काम किसका होता है, अधिवेशन कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। और अधिवेशन की जो समापन करना है, सत्रावसान करना है, वो भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। और लोकसभा का विघटन भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। सत्रावसान करने से लोकसभा का विघटन नहीं होता। अच्छा, विघटन का मतलब समझते हो तुम, क्या होता है, लोकसभा को भंग कर देना। राष्ट्रपति जब लोकसभा को भंग कर देता है या विघटित कर देता है, तो इसका मतलब फिर नए चुनाव करवाने होते हैं, नए चुनाव होंगे, फिर नई संसद मतलब लोकसभा आएगी। अरे बात समझ में, ये कंडीशन होती है। सत्रावसान से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। कहीं आप ऐसे सोच लो कि अच्छा सत्रावसान हो चुका है तो उसके बाद में नए चुनाव होंगे, नहीं। आपको पता है कि एक वर्ष के अंदर 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, मानसून फिर शीतकालीन आता है, ऐसे आप सीक्वेंस थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये सत्र जब चलते हैं, कभी सत्र आहूत होता है, कभी सत्रावसान होता है, तो उनसे लोकसभा के ऊपर वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा नया चुनाव होगा क्या, ये चीज आपको पहले ध्यान रखनी है। और
और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सत्र चल रहा है तो बीच में रोकाया भी जा सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्थगित करना। सत्र को स्थगित कर सकते हैं, है ना, ये चीज होती है। तो पहले आपको इतना ही ध्यान रखना है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति। आगे लिखते हैं हम, लोकसभा का अध्यक्ष होता है या उपाध्यक्ष होता है, दोनों ही होते हैं, है ना, लेकिन काम जो होता है वो अध्यक्ष का ही होता है। जब अध्यक्ष नहीं है तो उसकी जगह कौन काम करता है, उपाध्यक्ष करता है। वैसे ही राज्यसभा के अंदर सभापति भी होता है और उपसभापति भी होता है। अनुच्छेद 93 के अंदर यदि हम बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में बताया हुआ है कि लोकसभा का क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा। अच्छा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कौन करता है? पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उस लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है। उस लोकसभा के अंदर जितने सदस्य होते हैं वो आपस में से मिलकर के किसी लोकसभा अध्यक्ष का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। लेकिन चुनाव करते हैं लोकसभा के लिए कब होगा, ये जो दिनांक जो निर्धारित करने का काम करते हैं वो कौन करेगा, राष्ट्रपति। थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। लोकसभा अध्यक्ष के लिए जो चुनाव होगा या फिर चयन किया जाता है, चुनाव नहीं कह सकते हम, चयन एक ही बात है, वैसे चयन किया जाता है, उस चयन की जो तिथि का निर्धारण करना है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। याद रख पाओगे। अच्छा, फिर बात आती है उपाध्यक्ष की। उपाध्यक्ष भी बनाना पड़ता है। उपाध्यक्ष भी लोकसभा के अंदर जो सदस्य बैठे होते हैं उन्हीं में से ही होता है। अच्छा, उसके लिए उसके दिनांक का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति नहीं करेगा। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना। लोकसभा अध्यक्ष के लिए अगर चयन करना है तो उसकी तिथि का निर्धारण तो कौन करेगा, राष्ट्रपति। यदि उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो उसकी यदि हम अगर निर्धारण करना है, उसके लिए तारीख निर्धारण करनी है तो कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा लोकसभा का। कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अच्छा, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, उस लोकसभा के सदस्य होते हैं। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। वैसे हम बात करें जैसे सभापति की, सभापति जो होता है क्या वो राज्यसभा का सदस्य होता है? उपराष्ट्रपति पढ़ा है किसी ने, पढ़ा है ना। अनुच्छेद 64 व अनुच्छेद 89, इन दोनों अनुच्छेद में ये दे रखा है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वही क्या होगा, मतलब पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति होते हुए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, हरी बात समझें। अच्छा, उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है, जब राष्ट्रपति नहीं है किसी कारणवश तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा तो जहां सभापति वही उपराष्ट्रपति है, उसका पद खाली हो जाएगा, इसका मतलब तो वहां पे कौन आ जाएगा, उपसभापति। और उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन यदि बात करें उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वो तो उपराष्ट्रपति होता है, वो अलग होता है, वो मत भी नहीं देता। क्या देता है? अच्छा, ये चीज आप ना एक काम करना, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में आप बात कर सकते हो, आप बता सकते हो कि क्या राज्यसभा का जो सभापति होता है वो क्या मत देता है? मत देने का अधिकार है उसको जी। निर्णायक मत होता है, किस आधार पे होता है? आप थोड़ा सा इसको अच्छे से वॉच करना और बताना कि वास्तव में क्या मत देने का अधिकार रखता है राज्यसभा का सभापति या नहीं। पहली कंडीशन आपको बता दूं कि जो जिस सदन का सदस्य है वो मत देगा, इसका मतलब जिस सदन का सदस्य नहीं है तो क्या वो मत दे सकता है या नहीं दे सकता, तो इसका मतलब आपको पता है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, क्या उसको मत देने का अधिकार है या नहीं है, वो आप अच्छे से देखना। नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो कहां किस कंडीशन में वो मत दे सकता है, ये बताना। अभी मत बताना, आप चेक कर लेना थोड़ा, ठीक है। चलिए, अध्यक्ष के बारे में लिख लो थोड़ा। लिखो, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी लोकसभा की बात करो तो कौन होता है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। वही यदि राज्यसभा की बात करो तो इसमें भी पीठासीन अधिकारी होता है। कौन होता है, सभापति व उपसभापति, ठीक है। पीठासीन अधिकारी का मतलब समझते हो ना, ये वर्ड काफी परेशान करने वाला है थोड़ा सा। पीठासीन का मतलब क्या होता है, अध्यक्ष ही है वो, जिसको इंग्लिश में प्रेसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं हम, है ना, जिस पे मतलब अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है, पीठासीन अधिकारी। अरे बात समझ। जैसे चुनाव वगैरह होते हैं ना, तो उसके अंदर आपने देखा होगा किसी के अगर कोई एजेंट के रूप में कोई ड्यूटी वगैरह लगी है किसी बूथ पे, तो वहां पे पीठासीन अधिकारी लिखा होता है, वहां पे वो अध्यक्ष होता है उस जगह का,
तो पीठासीन अधिकारी आप समझ लेना वो क्या होगा, अध्यक्ष होगा। इसको इंग्लिश में प्रेसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। लिखिए जरा इसके अंदर लिखो, देखो भारतीय संविधान के, देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत अनुच्छेद 93 93 के अंतर्गत लोकसभा का पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद का, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान किया गया। प्रावधान किया गया। इधर लिखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 व 89 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में बताया गया है। सिक्सटी 64 में भी है, वैसे उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 63 में है। 64 में लिखा हुआ है कि वो क्या करेगा, साथ ही साथ वो क्या हो सकता है, राज्यसभा का सभापति भी हो सकता है। इसलिए साथ में आपको 89 भी ध्यान रखना है, इसमें भी उपसभापति के बारे में बताया हुआ है। दोनों चीज अच्छे से याद रखना। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा अध्यक्ष के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कौन से अनुच्छेद में है, तो 93। यदि आपसे पूछ जाए कि राज्यसभा का जो सभापति है उसके बारे में कौन से अनुच्छेद में है, साफ साफ तो लिखा हुआ है वैसे कौन से में, 89 में, लेकिन 64 में भी है। तो दोनों चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी। ऑप्शन में कोई भी आ सकता है। यदि 89 नहीं है तो 64 होगा, दोनों नहीं है तो ज्यादा बेटर कौन होगा, मतलब दोनों है तो ज्यादा बेटर कौन होगा, 89। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, स्पष्ट स्पष्ट तो हालांकि 64 में भी है। एग्जामिनर इस प्रकार की गुस्ताखी करेगा नहीं, वो कभी भी कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन देगा तो मतलब ऐसे क्वेश्चन डालने की कोशिश कम करता है एग्जामिनर, क्योंकि उसको लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पे रिट लग सकती है और विवाद वाले क्वेश्चन कम ही कोशिश करेगा वो। ठीक है, इसलिए ऐसी चिंता मत करना, तुम पता होना चाहिए वैसे तुम्हें। लिखो नेक्स्ट, इधर लिखो। अच्छा, अध्यक्ष का जो चयन होता है कौन करता है, अभी बताया था आपको। लोकसभा के अध्यक्ष का चयन कौन करता है, लोकसभा के सारे सदस्य आपस में से मिलकर करते हैं। कब करते हैं, लोकसभा की जब प्रथम बैठक होती है ना, जब चुनाव होने के बाद में जब प्रथम बैठक होगी, उस प्रथम बैठक की जो तिथि है उसको निर्धारित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसी में उसका क्या होगा, चयन होगा। अरे बात समझ में, लिखिए जरा, लिखो जरा। देखो अध्यक्ष का चयन यहां लिख रहा हूं, आप इसके नीचे लिखते रहना और ऐसे ही बनाते रहना, एक तरफ लोकसभा दूसरी तरफ क्या, राज्यसभा। देखो अध्यक्ष का चयन लोकसभा की प्रथम बैठक जिसकी तिथि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कॉमा लगा के लिखना। लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर के करते हैं। इधर आपको पता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति होता है, तो यहाँ पे आपस में से मिलके चयन नहीं होता। अच्छा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति का। हाँ, कौन करता है? आप लोग तो नहीं करते? कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा व राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये निर्वाचित सदस्य याद रखना, ठीक है। फिर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या राज्यों की विधानमंडल शामिल है उसमें? नहीं है, केवल संसद के सदस्य होंगे। हमारी बात समझ में? ये ठीक है। नेक्स्ट लिखो, राज्यसभा में लिखो, देखो उपसभापति का चयन, सभापति नहीं लिख रहे, पता चल रहा है ना आपको? उपसभापति का चयन राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। नेक्स्ट लिखो, देखो सभापति के द्वारा राज्यसभा की कार्यवाही का, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन किया जाता है। सभापति के द्वारा किया जाता है राज्यसभा की कार्यवाही जो होती है उसका संचालन। आप सब यदि लिख रहे हो ना साथ साथ तो बेटर होगा, क्योंकि लिखी हुई चीज ज्यादा याद रहेगी आपको, ठीक है। नोट्स निकलवा रखे हैं आपने, अच्छी बात है, पर यहाँ कुछ रफ कार्य भी कर रहे हो तो भी बढ़िया है। घर जाके तुम उसका रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे नहीं है कि फिर कुछ चीज़ लिखवा रहा हूँ तुम इधर उधर देखते रहते हो। इसके बजाय तुम लिखो, है ना, लिखी हुई चीज़ याद रहेगी। नेक्स्ट लिखो, इसके आगे लिखो, तथा वह राज्यसभा में रखे गए किसी भी विषयों पर मतदान करता है कि नहीं करता? मतदान नहीं करता है, मतदान नहीं करता। परंतु इसके आगे लिखना, परंतु किसी विषय पर, परंतु किसी विषय पर पक्ष या विपक्ष, किसी विषय पर पक्ष या विपक्ष, विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में, पक्ष या विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में, बराबर मत होने की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा, या फिर सभापति कर लें, बराबर मत होने की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत, अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत दिया जाता है।
जो भी अध्यक्ष होगा। एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, जब सभापति नहीं है ना तो उप सभापति वहां आएगा, तो अपने आप में वो किसका काम कर रहा है, सभापति के रूप में कार्य कर रहा है। हमारी बात समझ में? तो अध्यक्ष ही है, जो भी जिस प्रकार से भी आएगा वो अध्यक्ष ही होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। निर्णायक मत देने का कार्य करता है वो। निर्णायक मत समझते हो क्या? अच्छा, प्रारंभ में मत नहीं देता, ध्यान रखना ये थोड़ा, ठीक है। शुरुआत में मत नहीं देगा, लेकिन जैसे ही मत बराबर हो जाएंगे, ऐसे सपोज करो कि 6 लोग हो गए एक तरफ, 6 एक तरफ हो गए। अब किसी चीज पे निर्णय आना था, आ ही नहीं रहा। अब अंतिम रूप से फिर क्या करेगा, सभापति जो होता है वो निर्णायक मत देगा। किसी भी तरफ आ सकता है, इधर आएगा तो इधर 7 हो गए, इधर आएगा तो इधर 7 हो गए। जैसे निर्णायक मत आएगा, इसका मतलब निर्णय हो जाएगा कि किस तरफ जीत होनी है। अरे बात समझ। नेक्स्ट देखो, बात समझ पा रहे हो क्या? निर्णायक मत, ठीक है। इधर लिखो उपाध्यक्ष। अच्छा, उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? अभी अभी बताया था आपको, कौन करता है? लोकसभा के सारे सदस्य आपस में से मिलकर करते हैं। लेकिन कब करेंगे, इस तिथि का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि बात की जाए कि अच्छा, लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका चुनाव भी कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष है, उसका चुनाव भी कौन करता है? उसका चयन कौन करता है? लोकसभा के सारे सदस्य करते हैं। सारी बात समझे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कॉमन बात है। लेकिन जो तिथि का निर्धारण करना है ना, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, उसके लिए तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कैसे करेगा? जैसे कि प्रथम बैठक कब होनी है उसके बारे में वो पहले ही निर्धारित करेगा, और तभी उसको क्या करेगा? चयन करना होगा अध्यक्ष का। और वैसे ही आगे जो उपाध्यक्ष का चुनाव होना है या चयन होना है, तो उस कंडीशन में भी उस तिथि का निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अब राष्ट्रपति का नाम मत लेना, ठीक है, कहीं गड़बड़ हो जाएगी वरना। लिखो नेक्स्ट, उपाध्यक्ष लिखो। देखो, उपाध्यक्ष के चयन की तिथि का निर्धारण, उपाध्यक्ष के चयन की तिथि का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है तथा तथा इसका चयन भी लोकसभा के सभी सदस्य आपस में से मिलकर करते हैं, मिलकर करते हैं। यदि आपसे पूछ जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो अपना इस्तीफा किसको देंगे, किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? त्यागपत्र जिसको कहते हैं, अपने त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। दोनों आपस में, ध्यान रखना, अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष अध्यक्ष। सारी बात समझ में। यदि बात की जाए राज्यसभा के सभापति या उपसभापति, यदि उपसभापति की बात करें तो उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा? सभापति को। यदि सभापति की बात करें तो अब यहाँ कंडीशन चेंज हो जाएगी, राष्ट्रपति को, क्योंकि सभापति क्या है? उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। वो दोनों कंडीशन सेम है, ध्यान रखना उनकी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, समझ पा रहे हो ना? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति। इस नाते से आपको पता चलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो सभापति अपना त्यागपत्र उप सभापति को नहीं देगा, इसको? राष्ट्रपति को। याद रख लोगे ऐसे? काफी टेक्निकल है, याद रह जाएगा क्या? ठीक है, गुड। लिखो जरा, नेक्स्ट लाइन में लिखो, राज्यसभा में लिखो। ध्यान रखना नींद न आ जाए तुम्हें। लिखो,
राज्यसभा का उपसभापति अपना त्याग पत्र, राज्यसभा का उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को वह सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को प्रदान करता है। संबोधित ही करता है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि अच्छा त्याग पत्र देकर के आएगा, संबोधित करना होता है अपने आप में। ये मेरे को ठीक याद आ रहा है, जैसे कि 1969 की बात है, उस टाइम कंडीशन ये थी कि राष्ट्रपति हमारे नहीं रहे और वहां पे आगे कौन, उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति को अपना चुनाव लड़ना था, तो फिर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा ना, त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। अब उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति की जगह ग्रहण कर चुका है, तो उपराष्ट्रपति तो रहा नहीं, इसका मतलब वो तो खुद क्या बन चुका है, राष्ट्रपति। अब उसको चुनाव मतलब जीतना है या चुनाव लड़ना है, उस वजह से उसको त्याग पत्र देना था, तो किसको त्याग पत्र देगा, राष्ट्र। अब संबोधित करता है वो, टेबल राष्ट्रपति बैठा है, ऐसे समझ लेना, वो चेयर है, उस चेयर को वो त्याग पत्र देकर के आएगा, उसको संबोधित करता है। खुद ही आएगा, पहले उपराष्ट्रपति आकर के त्याग पत्र लिख करके टेबल पे रख के आएगा, फिर घूम के वापस जाएगा, जाकर के खुद बैठ जाएगा वहां, जाकर के उस पर साइन कर देगा। आ रही बात समझ में, तो संबोधित करना होता है। लिखो नेक्स्ट, शपथ की बात कर लेते हैं अपनी। अच्छा, इसमें आपने लिखा नहीं अभी ना कि इस्तीफा, लिख लो, ये लिख लो, स्टार लगा के इसमें लिखो अध्यक्ष बारे में, याद नहीं रहेगा वरना। देखो, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, वह उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र, वह उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान करता है, लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान करता है। इसके आगे लिख लो, लिखो अध्यक्ष, नेक्स्ट लाइन में लिखो अध्यक्ष लोकसभा में, लोकसभा वाली लाइन में लिखना, ठीक है। अध्यक्ष लोकसभा में, लोकसभा में रखे गए विषयों पर, अध्यक्ष लोकसभा में रखे गए विषयों पर लोकसभा में रखे गए विषयों पर प्रारंभ में मतदान नहीं करता, प्रारंभ में मतदान नहीं करता, परंतु जब कभी किसी विषय के पक्ष तथा विपक्ष, परंतु जब कभी किसी विषय के पक्ष तथा विपक्ष में मत बराबर होने की स्थिति में, पक्ष तथा विपक्ष के विषय में बराबर मत होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत प्रदान करता है, लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत प्रदान करता है। लेकिन अच्छा, ये चीज ध्यान रखना। अब आपको एक चीज इसको अच्छे से समझ लेना
कि यदि अध्यक्ष कभी मत प्रदान करेगा तो प्रारंभ में कोई मत नहीं देगा। मत कब देगा? जब कभी भी मत बराबर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में वो निर्णय करने के लिए निर्णायक मत देता है। आ रही बात समझ में? लेकिन कंडीशन ऐसी है कि लोकसभा अध्यक्ष को यदि हटाने को लेकर के कोई किसी प्रकार का कोई विषय है तो उस कंडीशन में वो निर्णायक मत नहीं देता। यदि उसको मत देना है तो प्रारंभ में मत देगा। आ रही बात समझ में? लोकसभा अध्यक्ष जो है प्रारंभ में मत कब देगा? जब कोई भी ऐसा विषय जिसे मतलब अध्यक्ष को हटाने को लेकर के कोई विचाराधीन है कोई प्रक्रिया, तो इस कंडीशन में क्या करेगा? वो प्रारंभ में मत दे सकता है लेकिन निर्णायक मत नहीं होगा। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, लिखो जरा। देखो, लेकिन अध्यक्ष को उसके पद से हटाने उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है। उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है। तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष के द्वारा प्रारंभ में अपने पक्ष में मत दे सकता है। परंतु वह निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, शपथ की बात करें। शपथ कौन दिलाता है? अध्यक्ष के, एक तो ध्यान रखना, अध्यक्ष पद की कोई शपथ नहीं होती। अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, अलग से उसकी कोई शपथ का उल्लेख नहीं है। और लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ दिलाता कौन है? अनुच्छेद 99 है ना, 99 के तहत कौन दिलाता है शपथ? राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति। आ रही बात समझ में? लिखो जरा। देखो, शपथ का उल्लेख है। लिखो, लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती। लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती तथा वह केवल लोकसभा सदस्य होने के नाते शपथ ग्रहण करता है।